नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के बाल विकास के वो वैकल्पिक क्वेश्चंस को। आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेज कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 100 से 115। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से हो जाएगा 90 से 109, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, या फिर 42, 52, या फिर 50। तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो कौन सा हमारा जो परीक्षण है बुद्धि का मापन करता है? CAT परीक्षण, TAT परीक्षण, EMAT परीक्षण, या फिर भाटिया बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भाटिया बैटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? तो बाल्यावस्था की जो अवधि मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 6 से 10 वर्ष मानी गई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 6 से 10 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है किशोरावस्था की अवधि? तो वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर इसका भी ऐसे हो जाएगा 11 से 18 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? तो संबंध प्रतिक्रिया का संबंध किससे? पावलाव से, स्किनर से, फ्रावेल से, या फिर डाल्टन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पावलाव से। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलाव ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिंपैंजी बनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो ये किसने दिया था? अंतर्दृष्ट सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णकृत सिद्धांत से, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सभी, ठीक है। इन सभी के रूप में जानते हैं हम इसको, सूझ का सिद्धांत को, ठीक है। या इन सभी पर आधारित है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्तों पर, शेर पर, या फिर भालू पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिल्ली पर। कोहलर ने क्या किया था? कुत्तों पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? ब्रूनर, फ्रॉवेल, विने, या फिर कोहलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्रूनर, ठीक है। ये क्या थे? हमारे संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों जैसे कि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रियजीत जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तु एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क प्रारंभ करना वो स्तर होता है। तो किस में होता है? तर्क किस में करता है बालक? वो भी हमारा किस में करता है? मूर्त संक्रियात्मक करता है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था? तो किसने किया था? जीन पियाजे, कोहलर, फ्रॉवेल, या फिर विने ने। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जीन पियाजे ने। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रियजीत जनित गामक अवस्था, इस हमारे जीन पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौणबद्ध नियम दिए हैं? तो कितने दिए हैं? 3, 4, 5, या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 5। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? प्यास, भूख,
निद्रा या फिर प्रतिष्ठा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विस्मरण, प्रतिविज्ञा, प्रत्याहन, आत्मसनातन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विस्मरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योजनाओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो कौन किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि। ठीक है, कंपटीशन। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है तो क्या होता है? डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया, डिस्किकुलिया। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः जो होता है वो क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो डैड डैश से ग्रस्त है वह साकुबाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर अंतर नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए है डिक्लेसिया, ऑप्शन बी है डिस्क्लेकुलिया, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया और ऑप्शन डी है शब्द जंपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से होगा डिसलेक्सिया। ठीक है। बच्चा जो शब्दों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में विभिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिगत विभिन्नता, और वह दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा व्यक्तिगत भावना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा किलपैट्रिक। ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली जो है उसका जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है। माउस डगलस ने की थी। डगलस ने किसकी खोज की थी? माउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मापन रेखा विधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो बाल विकास का प्रमुख आधार कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त अवस्था दोनों, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ से हो जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है। बाल विकास का जो प्रमुख आधार है क्या है? वंशानुक्रम है। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण या कथन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा रूथ बेनेडिक्ट। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आज की इस क्लास में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है? स्किनर का है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्किनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 84 हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं हमारे? कौन से होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली कौन होगा? जिसमें अपने निर्णय में आत्मनिर्भर हो। ठीक है। जो भी डिसीजन लिया है खुद से लिया है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा। अगला क्वेश्चन है, RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ था?
तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर करता है या सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो कौन सी विधि होती है इसकी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा परीक्षण करके सीखना। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और करके सीखता है तो क्या होगा? परीक्षण करके सीखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है हमारे कॉलर साहब, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका कोलरबर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थी के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? कब होते हैं वो होते हैं किशोरावस्था में। सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? किशोरावस्था में, जब परिपक्व अवस्था में होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, व्यवस्थी ने, जीन पियाजे ने या फिर वाटसन ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से होगा जाएगा व्यवस्थी ने, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आज की? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।